सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। हुकूमत की कोशिश है कि सीक्रेट बैलेटिंग ना हो। सुप्रीम कोर्ट में मामला है और अब जो रिमार्क्स आ रहे हैं उनसे साफ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कोशिश यही है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, साफ शफाफ इलेक्शन हो, कोई हॉर्स ट्रेडिंग ना हो सके, पैसा ना चल सके। इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया था कि किस तरह आप हॉर्स ट्रेडिंग को रोकेंगे या किस तरह आप साफ शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। ये पैसे की जो हमेशा से हो रहा है, ये रेल पेल ना हो सके। और जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आया है, सुप्रीम कोर्ट लगता है कि उस पर मुतमईन हरगिज नहीं है। और अपोजिशन ने अपनी तोपों का रुख अब सबकी तरफ कर दिया है, हुकूमत की तरफ भी, इलेक्शन कमीशन की तरफ भी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी। हर किसी पर एतराज करें कि खबरदार कोई किसी तरह से अपनी जगह से ना हिले। जिस तरह से मामला चलते आ रहे हैं इस पाकिस्तान में, जिस तरह से इलेक्शन होते आ रहे हैं, जिस तरह से सेनेट में जो कुछ होता रहा है, बस अब उसी तरह से चलेगा। कोई इधर उधर करने की किसी चीज को जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यूसुफ रज़ा गिलानी खास तौर पर बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, उनको अपनी जीत यकीनी नजर आ रही है। हत्ता के पीपल्स पार्टी कह रही है कि सिंध से भी तहरीके इंसाफ में के जो लोग यानी एमपीएस वगैरह हैं, वहां से भी तहरीके इंसाफ के लोग पीपल्स पार्टी के लोगों को वोट कर देंगे। यहां तक बात हो रही है। तो ये कॉन्फिडेंस क्यों है? इसका तो मतलब है कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी। फिर वही बात जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं होनी चाहिए। तो अब किस तरफ मामला जाएगा? खास तौर पर मरियम नवाज साहिबा ने जो बात कही अचानक से कि उनकी एक छोटी सी सर्जरी होनी है और वो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, लेकिन वो इजाज़त भी नहीं मांगेगी। अब इस पर भौंचाल खड़ा हो चुका है क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने और हुकूमती शख्सियात ने कह दिया है कि एक बैकडोर चैनल के जरिए यानी बैकडोर राब्ते के जरिए ये दरख्वास्त की गई इमरान खान साहब से कि मरियम नवाज साहिबा को जाने दिया जाए। अब क्या ये हुआ कि मरियम साहिबा ने ये पैगाम भेजा था और जब जवाब आ गया उस शख्सियत का कि जी वहां से इनकार हो गया है, तो उन्होंने फिर प्रीएम्प्ट कर लिया कि इससे पहले कि हुकूमत की तरफ से कोई बात कहे तो पहले ही उन्होंने कह दिया जी मैं तो नहीं जाऊंगी बाहर अगर मुझे इन्होंने कह भी दिया। तो इसका चक्कर क्या है, राज क्या है असल में? और IMF से मामला तय पा गए हैं, इस पर पाकिस्तान को खुश होना चाहिए या परेशान होना चाहिए, इन सब पर हम बात करेंगे। और आज असद खरल साहब एक दफ़ा फिर डॉक्यूमेंट्स के साथ जो उन्होंने हमें भी जिसकी कॉपी दी है, वो तो कह रहे हैं कि जी दो भाइयों की लड़ाई होने लगी है, क्योंकि सबूत हैं पाकिस्तान में जो लोग हुकूमत में रहते हैं। ये सेनेट तो कोई चीज़ ही नहीं है, सेनेट तो कुछ है ही नहीं। चंद करोड़, 20-25 या बकौल वज़ीर आज़म 50-70 करोड़, यहाँ अरबों रुपया, अरबों डॉलर किस तरह से डिकारे जाते हैं। और फिर आप उनके चेहरे देखें, कहते हैं हमने तो कभी करप्शन एक धेले की भी नहीं की। तो उसकी कॉपी मौजूद है, क्या क्या इस मुल्क के साथ किया गया है, डॉक्यूमेंट्स के साथ। असद खरल साहब हमारे साथ हैं और बाबा डोगर साहब भी हमारे साथ हैं। खरल साहब इस पर आएंगे, लेकिन पहले ये जो कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह मरियम साहिबा ने कहा कि जी एक शख्स की ईमा पर सुप्रीम कोर्ट को जेब नहीं देता कि वो कोई ऐसा वैसा काम करे। तो मरियम साहिबा बता रही हैं, उन्होंने मुशावरत की होगी सारे लोगों से कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती। वो समझा रही हैं सुप्रीम कोर्ट को कि इस मामले को मत छेड़े। तो पता नहीं अब ये जजेस पर क्या कहें, क्योंकि मुझे तो कॉन्फिडेंस है कि सीनियर 3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक तजर्बा उनका आइन का, कानून का, उनसे ज्यादा तो नहीं मैं दावा कर सकता कि मरियम साहिबा ने दो हमारे जो पाकिस्तान के 2 इंतहाई मोतबर और क्रेडिबल इदारे जो हैं और रियासती जो इदारे हैं, बल्कि 3 इदारे भी उनको कह सकते हैं, 2 इदारे भी अगर गिन लें जी, उन पर उन्होंने हमला किया है। सिर्फ अदालत उज़्मा के ऊपर नहीं हमला किया, उन्होंने आज चीफ ऑफ आर्मी साहब यानी अफवाज पाकिस्तान पे भी हमला किया है। उन्होंने हमारे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो DGIS है उनके ऊपर भी हमला किया है। आपको शायद भूल गए, आज मिसिंग पर्सन का बहाना था, निशाना और था। वो जो गए हैं लवाकिन से मिलने मरियम साहिबा, आपको शायद जी आज की एक्टिविटी हुई है इस तरह की गालबन मैंने देखी है। जी गई। तो उनका जो बयान भी था ना, और वो जो कह रही है कि मैं ना हुकूमत को कहूँगी, वो ताक के निशाने लगाती हैं। और इसलिए लगाती हैं कि जो उनको स्क्रिप्ट मिलता है, जिस तरह उनके वालिद साहब को स्क्रिप्ट मिलता है, और वो स्क्रिप्ट कौन देता है? मुल्क के इदारों के खिलाफ ऐसा बयानिया, ऐसी चीज़ें, ताकि लोग जो हैं अवाम हैं उनके अंदर जहनों के अंदर नफरत पैदा की जाए, उनके अंदर वसवसे पैदा किए जाएं, यानी जिनसे हमारे इदारे कमज़ोर हों उसकी कोशिश की जाती है दानिस्ता। और हमारे मुल्क दुश्मन जो कूते हैं या मुल्क हैं या
ताकतें हैं उनको फ़ायदा पहुंचे और उनका बयानिया लेकर वो चलते हैं। मरियम साहबा जिस तरह कह रही हैं कि एक शख्स के लिए, आज जिस तरह मैं ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है और आपको सुप्रीम कोर्ट ही रिलीफ देती है, आपके हाई कोर्ट से ही आपको रिलीफ मिलते हैं। आपके तो टाइम बार्ड केस भी सुप्रीम कोर्ट ने ही हल किए, जो कि प्रेसिडेंट नहीं है आपके वालिद साहब, वो आप भूल जाते हैं। जब आपको रिलीफ मिलता है, आपको तो वालिद साहब को दवाई देने के लिए निकली थी, अभी तक वालिद साहब बाहर चले गए, अभी आप दवाई कौन सा पता नहीं आपके पास सैटेलाइट सिस्टम है, उसके जरिए आप निकली थी। आप जेल से दवाई पिलाने के बहाने पे आप अभी कह रहे हैं कि एक आपकी बीमारी की पेंडिंग है। अभी हमने मरीम साहब आप मामला मरियम साहब से नहीं, मामला इस पे आते हैं। साहब आज जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने आज जो चीजें, जवाब है अजीबोगरीब नहीं है, सुन ले। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और बड़ा अलमिया है उसामा साहब, जब हमारे ऑनरेबल जज साहबान, जब चीफ जस्टिस साहब, जब जस्टिस इजाजुल हसन साहब, जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब, या दीगर जो जज साहबान वो सवाल उठा रहे थे, ये अलमिया है। वो कह रहे थे कि यानी आप जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानब से या इलेक्शन कमीशन की जानब से मौक़िफ़ आ रहा था कि सीरियल नंबर नहीं लगा सकते, वहाँ पे ऐसी चीज़ को निशान नहीं लगा सकते जिससे पता चल सके किसने वोट क्या वोट किसने डाला है, ताकि, और एक तरफ वो कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बाइख्तियार इदारा है, ये जो चाहे कर सकते हैं। अगर आपने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस रोकनी है, हॉर्स ट्रेडिंग रोकनी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल जो उठाया बड़ा अलार्मिंग है वहां पे उसामा साहब। नाज़रीन के सुन लें उन्होंने क्या कहा कि आप ये हॉर्स ट्रेडिंग या ये जो पैसा है, ये जो करप्शन है, इसको रोकने के लिए क्या आप करेंगे? अच्छा, हलफ लेंगे। ये कैसे हो सकता है? हमने एक हलफ कहा कि जी लोगों से हलफ लेंगे कि भाई आप पैसे नहीं लेंगे। उसामा साहब सुन लें, ये जवाब है। ये सवाल अलार्मिंग क्या था? यानी एक तरफ है रियासती इदारा जो आईनी इदारा है, जो चाहे जो कर सकता है अपने हिसाब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तीसरी तरफ है हमारा एग्जीक्यूटिव जो हुकूमत और सदारती ऑर्डिनेंस, हुकूमत खुद गई है, अटॉर्नी जनरल आईनी आपके जो ऑफिसर हैं सबसे बड़े हुकूमत के, वो सारे एक पेज पे नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, हर चीज़ ये कह रही है कि हम इंश्योर करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी, हॉर्स ट्रेडिंग रोकना चाहते हैं। बजाय अपोजिशन भी यही कहती है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी यही था। लेकिन जब मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक पार्टी के पास 2 तारीख अक्सरियत नहीं है, वो आईनी तरमीम करना चाहती है, सारे मानते हैं गलत चीज़ है, तो उसको कैसे किया जाता है? जो सवाल था, जो मैं कह रहा हूँ, सवाल ये उन्होंने उठाया कि ये जो वोट खरीदता है, जो वोटों के पैसे लेता है, और चीफ जस्टिस ने कहा कि बोरियां रख के बैठे हुए लोग, बोलियां लग रही हैं, इस तरह की चीजें सामने आई चीफ जस्टिस। और फिर साथ बार काउंसिल को भी कहा उन्होंने, बार काउंसिल को भी चीफ जस्टिस ने मुखातब किया कि बार काउंसिल जो है वो सियासी इदारा नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट की और आइन की बालादस्ती के लिए आएंगे, 100 दफा सुनेंगे। अगर आप सियासी को एजेंडा लेके आएंगे, आपकी बात आपकी नहीं सुनेंगे। नून लीग के वकील को कहा कि जनाब आप नहीं आए, तो उनके जो दूसरे वकील थे जूनियर, उन्होंने कहा जी वो आज नहीं आए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कल हर सूरत वो पेश हों, अगर नहीं होंगे तो हम किसी वक्त भी इस केस का फैसला कर सकते हैं। सवाल फिर मैं जो सवाल छोटा सा डोगर साहब बात करें, ये उन्होंने कहा कि जो बंदा करोड़ रुपए दे के किसी से वोट खरीदता है, तो क्या उसके पास कौन सी चेक लिस्ट है? उसामा साहब बात बड़ी समझने वाली है। यानी रियासत के इदारे, सुप्रीम कोर्ट, आपकी मुकन्ना अदलिया, जितने भी इदारे हैं, और इलेक्शन कमीशन, उसको पता नहीं है। लेकिन एक बंदा फर्द वाहद जो नोट देता है और हॉर्स ट्रेडिंग करता है और वो खरीदता है जमीर लोगों के, और उसको पता है कि मुझे वोट मिले हैं। अब ये सिस्टम है, लेकिन हुकूमत के पास नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। पसीने छूट रहे हैं, वाकई छूट रहे हैं। बाबर डोगर साहब, आर्टिकल की बात हुई जी, आर्टिकल 226 है, उसके तहत हम सीक्रेट बैलेटिंग से निकल ही नहीं सकते, सीक्रेट बैलेटिंग होगी। फिर खुद कहते हैं जी आर्टिकल 218 है, जिसके मुताबिक हमने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं। अब सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रही है कि साफ शफाफ आप कैसे कराएंगे, तरीकाकार बता दें। हम सीक्रेट बैलेटिंग का तो कह ही नहीं रहे, सीक्रेट बैलेटिंग है वो रहेगी, लेकिन साफ शफाफ किस तरह बनाना है उसके बाद भी कुछ देखा जा सकता है। पैरामीटर कैसे पकड़ा कैसे जाएगा? हाँ जी उसामा साहब, सुप्रीम कोर्ट, अगर आप सारी प्रोसीडिंग सुने, सुप्रीम कोर्ट बार बार इलेक्शन कमीशन से पूछ रही है, बार बार उससे सवाल पूछ रही है। वो ये सुनना चाह रही कि इलेक्शन कमीशन कोई एक तरीक़ाकार ऐसा लेके आए जिसके तहत वो उनको इंश्योर करे, उनको गारंटी दे कि हम इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल, पैसे की प्रैक्टिस जो है इसको रोक सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे शर्म आती है कि इलेक्शन कमीशन इतना नाअहल है,
इतना नालायक है कि उसके पास अभी तक कोई तरीक़ाकार वो पेश नहीं कर सके। वो सिर्फ आर्टिकल 226 पे फंसे हुए हैं जो ये कहता है कि जनाब सीक्रेट जो है वो बैलेटिंग हो सकती है। आपने अभी आर्टिकल 218 की बात की है, आर्टिकल 218 का सेक्शन 3 पढ़ लें, उसमें ये लिखा हुआ है, मेरे पास ये खुल नहीं रहा, उसका मैं ये बता देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो काम है वो है ट्रांसपेरेंट, फ्री, इंडिपेंडेंट पोल कराना। मैं उसका तर्जमा पढ़ देता हूं। और नहीं, गलत तर्जमा यहाँ पर नहीं है। और उसके साथ साथ उसका अगला हिस्सा ये है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना। ठीक, ये इलेक्शन ये आर्टिकल 218 3 आप निकाल के पढ़ ले, नाज़रीन पढ़ ले, उसमें लिखा हुआ है करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना। मुझे एक बात बताएं, ये जो वीडियो आई है, अब उसमें अगर आर्टिकल 220 पढ़ लें, आर्टिकल 220 पढ़ें आइन का, तो उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के पास एग्जेक्टिव की अथॉरिटी है इलेक्शन करवाने के लिए। एग्जेक्टिव के सारे अदारे उसके मतहत आ जाएंगे, वो सारे अदारों को इस्तेमाल कर सकता है। कानून का निफाज नहीं करवा सकता है वो। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के पास लामहदूद अथॉरिटी है, लामहदूद अख्तियारात हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि इतने नालायक लोग हैं कि अपने अख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी मैं पढ़ देता हूं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ये 218(3) आर्टिकल 218(3), it shall be duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. And corrupt practices are guarded against. यानी इसका कोई बड़ा करप्शन ना हो क्लियर सके। मतलब है कि इसमें करप्शन नहीं होने अब देंगे। मामला ये अगर मैं साहब एक क्या- मिनट, मैं क्या- अगर खाली इलेक्शन नहीं करवाना था, अगर खाली इलेक्शन नहीं, तो शोमा साहब एक मिनट, अगर खाली इलेक्शन नहीं करवाना है तो फिर तो स्पीकर नेशनल असेंबली से कह रहे कि भाई तू इलेक्शन करवा दे, वो 2 मजिस्ट्रेटों को बुलाएगा, वहां उठाएगा, वो बैलेट पेपर छुपाएगा, वो इलेक्शन करवा देगा। इलेक्शन कमीशन का काम खाली इलेक्शन करवाना नहीं है, आइन उसको एम्पावर करता है कि तुम उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस को रोको। अब मसला ये है खल साहब, इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि जो कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं कितने बंदे बनते हैं, 2000 बन जाएंगे ये सारी असेंबलियों के बंदे, इनके अकाउंट्स को चेक करवाए, यहाँ पर FBI की मदद ले ले, FIA की मदद ले, IB की मदद ले, स्टेट बैंक की मदद ले, सबकी मदद ले, इनके अकाउंट चेक कराए, इनकी ट्रांजैक्शन चेक कराए, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो 226 से बाहर निकल ही नहीं रहा। ऑलरेडी अथॉरिटी उसके पास है, वो तो ऑलरेडी जब खरल इलेक्शन साहब, में लेकिन होता है, इलेक्शन नहीं करवा रहा। 226 से बाहर नहीं निकल अगर रहा, आईनी वो जिम्मेदारी अपनी पूरी अथॉरिटी कर को रहा। इस्तेमाल नहीं करना सुप्रीम कोर्ट में यही चाहता, तो फिर ऐसे इलेक्शन कमीशन का हमने क्या करना है? 218 की आईनी अगर ड्यूटी है किसी इदारे की, किसी तो इदारे की, ड्यूटी वो कह रहे हैं बाउंड है शेल, अगर वो शेल corrupt कह रहे हैं, practices मैं हो भी पा नहीं रहा, कह रहे, शेल अगर कह वो रहे। ऑनेस्ट और फेयर इलेक्शन नहीं करा पा रहा तो फिर तो इलेक्शन में और फारिग है। करप्ट प्रैक्टिस नहीं रोकना, और मेरा- उसके लिए मेरा- arrangements मेरा एक क्या? सवाल है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ डॉक्टर खैरल साहब साहब एक सवाल है, सॉरी जी जी सीधा सवाल है, आर्टिकल 226 के तहत इलेक्शन करवाना है ना जी, वो तो स्पीकर नेशनल असेंबली भी करवा देगा। 218(3) की मैं आ जाता हूं। अब 218(3) जो आर्टिकल है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर करता है, आईनी इदारा है, उसको वो एम्पावर करता है, जिस तरह आपने पढ़ के सुनाया, और शैल भी ड्यूटी बाउंड है कि आपने फेयरली, उसको ऑनेस्टली, और आपने जो करप्शन है उसको प्रैक्टिस को रोकना है और ट्रांसपेरेंट आपने बनाना है। ये है उसकी ड्यूटी। उसकी किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। बिल्कुल ऐसे ही। ड्यूटी बाउंड है, आईनी इदारा है, अगर नहीं करेगा मिसकंडक्ट का जिम्मेदार होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ नहीं कह रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही कि 218 सेक्शन 3 के तहत आपने इसको रोकने के लिए अरेंजमेंट्स क्या किए हैं, मैकेनिज्म क्या बनाया है, मैकेनिज्म क्या बनाया है। सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन कमीशन से ये सुनना चाह रही है, भाई हमें बताओ सर, तो इनको बताना चाहिए कि भाई हम FIA की मदद ले रहे सुन तो ले, हैं, हम आगे क्या? IB की मदद ये ले जो रहे मौकफ हैं, क्या एक्चुअली वकील क्या कह रहे हैं वहां पे, अदालत में सर, क्या मैंने कह पढ़ा रहे है, हैं? इंटेलिजेंस रिपोर्ट इकट्ठी कर रहे हैं। उनका जवाब था हमने कमेटी टाइप को बना दिया जो इनसे सुन हेल्प तो ले ले। लेगी कि आप बयान पैसे ले से ले सुन लेंगे। तो आप लेना, अंदाजा लगा ले, आप क्या अंदाजा वो लगा बयान ले अल्फी, आइन सर, इनको जो- कितना इख्तियार दे रहा वो है, बयान और ये अल्फी, नालायक लोग वो- जो है ये डॉक्टर कितना साहब, इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बयान अल्फी और वो शोर्टी सर, बोर्ड कुरान जो मजीद शहबाज पर शरीफ झूठ साहब बोले डायरेक्टर में। बने थे और अल्लाह नवाज माफ शरीफ साहब करे, दे के गए थे, वही बयान अल्फी ना, और वही शोर्टी बोर्ड 50 रुपए का। सर कुरान जो मजीद अदालतें जिन लोगों ने आज- पैसे लिए ना हालिया में- वीडियोस में, उन्होंने कुरान मजीद पर हाथ रख के लफ्ज़ दिया हुआ है कि जी हमने कोई पैसे नहीं लिए। अच्छा आप मेरी बात वीडियोस सुन आपने। ले, अगली सुन।
इलेक्शन कमीशन वकील इसी के ऊपर आ रहा हूँ 216 और 218 का सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फिर क्वेश्चन राइज किया मैकेनिज्म वो पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रही है सुप्रीम कोर्ट कि आपने इसको रोकने के लिए कौन सा ऐसा तरीकाकार अपनाया। वो ये नहीं कह रहे ओपन हो या सीक्रेट हो, वो ये कह रहे हैं कि आपकी आर्टिकल जो 218 और सेक्शन 3 है उसके हवाले से आपने अरेंजमेंट और मैकेनिज्म क्या बनाया है इसको रोकने के लिए, उस पे क्या है मैं शेयर कर रहा हूं, सुन लें। इलेक्शन की वकील ने अदालत उसमें क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग उसामा साहब हम जज्बात में आके या वैसे गलत उसकी 22 रिपोर्टिंग मान जाती है, इसलिए मैं पढ़ देता हूं ताकि डॉक्टर साहब हाँ जी, और ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। हाँ जी, ये तो उसको रिमार्क्स हमारे 226 से आगे अच्छा छोड़ तो ले डॉक्टर साहब, बड़ा नाज़रीन के इसमें बड़ा जवाब आ रहा है ना। इलेक्शन के वकील ने अदालत उस्मा को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने तफसीली जवाब जमा करा दिया है, जवाब में करप्ट प्रैक्टिस रोकने के लिए खसूसी इक़दाम का बताया है। यानी वो कह रहे बताया, सुप्रीम कोर्ट कहते किधर बताया मैं बताओ, वो कहते हमने बता दिया। यानी जो सुप्रीम कोर्ट को वो कह रहे बताया है यही वो जवाब पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ शोबों से अफसरान विजिलेंस कमेटी में शामिल होंगे, हर उम्मीदवार वोटों की खरीदो ना करने का बयान तो लेना है। मैं उधर आ रहा हूँ जवाब, यानी जिस सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जवाब इन्होंने जमा कराया है और वो कह रहे हैं हमने जवाब जमा कराया, वो कह रहे हैं हमें जवाब बताएं कौन सा है मैकेनिज्म। जवाब में अच्छा खसूसी इक़दाम का बताया, इलेक्शन कमीशन ने अदालती अहकाम पर जो जवाब तैयार किया है इसमें कहा है कि सेनेट इलेक्शन पर आर्टिकल 226 के इतलाक होता है, आर्टिकल 218 के तहत शफाफ इलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। ओ भाई यही तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तो उसका किस तरह शफाफ उसको ट्रांसपेरेंसी का मैकेनिज्म तो आपको पूछ रहे हैं, तरीकाकार क्या है। आप जो झूठे एफिडेविट तो झूठे गवाह आपको पता है कस्में झूठी उठाते हैं। आर्टिकल 218 की तशरीह से 226 को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 226 की सिक्रेसी को महदूद नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत उस्मा को बताया कि ऑनलाइन शिकायत सुनने का सिस्टम शुरू कर रखा है। अब आए सवाल चना जवाब गंदम, सवाल गंदम जवाब हाथी। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, अच्छा, वो सिर्फ इंश्योर करना चाह रही है। बड़ा सादा है उसामा साहब, जी साहब बड़ा सादा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, आईबी है, एफआईए है, एफबीआर है, एफबीआर है, स्टेट बैंक है, सबसे आप रिपोर्ट्स इकट्ठी कर लें कि किस बंदे के अकाउंट से कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, किसके बंदे से अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, किसके, ये सारा बड़ा सिंपल है। आपने 3-4 हज़ार बंदा जो है उसको चेक करना है। ये मेरा ख्याल है कोई, और रिपोर्ट जो है वो बड़ी क्लियर है कि कौन जो है कहाँ पर मुलाकातें कर रहा है, फोन जो है वो भी टेप हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और हर एक को पता है कि कौन बंदा जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। उसको चेक करना आप एक और बात नहीं है, जस्टिस आप जो इलेक्शन कमीशन है उसकी ये जिम्मेदारी है, ये सारी दुनिया में ये इलेक्शन कमीशन का यही काम होता है। देख लेना, अगर खाली इलेक्शन कमीशन ने ये जो कर रहा है वो वही करना है। दूसरा आर्गुमेंट भी आ जाए, जस्टिस इजाजुल हसन का बड़ा कह रही है, एक छोटा एतराज है। जी चले, उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन जवाब दे। डॉक्टर साहब फिर आगे अहम सवाल आ गया, जस्टिस इजाजुल हसन हमेशा पनामा केस में बड़े वो सुनना चाह रहे हैं कि भाई हमें कोई तरीका बताओ कि तुम जवाब दे रोक सकते हो। सुप्रीम कोर्ट बार-बार उनसे पूछ रही है। और सवाल उठाया उन्होंने कहा जवाब दे इलेक्शन की नुमाइंदगी के तनासब का मतलब और उसकी जरूरत क्या है। वहां पे उन्होंने ये भी सवाल कि कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए फ्री वोट की इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, सेनेट के इंतखाब के लिए फ्री वोट की इस्तेलाह को शौरी तौर पर हटाया गया। इलेक्शन के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने विजिलेंस वो तो आगे मामला ये है, एक पार्टी के पास अक्सरियत ज्यादा है। वही डॉक्टर साहब वाली कल वाली आर्गूमेंट कि अगर आपने जिस तरह आपने मखसूस नशिस्तों की आपने तनासब के हिसाब से दे दी, तो अगर आपने यही करना है, सीक्रेसी रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया है कि ऐसी पार्टी जिसके पास अगर 4 सीटें हैं सेनेट की, उसकी 8 बन जाती हैं, तो ये तो एक क्योस है। यानी रियासती इदारे, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा, उसको पता नहीं है, हुकूमत को पता नहीं चले, उसको भी छोड़ दे, सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं चल सकता जहां पर केस भी जेर समात है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो बंदा फर्देवार जो नोट देता है और उसको वोट मिलते हैं, मिसाल उसको पता है। जस्टिस इदारे साहब ने ना एक मिसाल भी दी है कि जब कहा ना सेनेट इंतखाबात आर्टिकल 226 के तहत होते हैं, खुफिया वोटिंग में वोट की तस्वीर बनाना जुर्म है, खुफिया राय शुमारी में वोट काबिल शिनाख्त नहीं होता। तो जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने कहा कि ऐसा तो आईन और कानून में लिखा है और ना हमारे फैसलों में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी काबिल शिनाख्त है। साइबर क्राइम वालों से पूछ ले कि उसमें पता लग जाता है, थंब से पता चल जाता है। अच्छा इसमें एक और है, उस वक्त तक आप मैं आपको अंदर की गेम बता दूं, चेक तो अगर अंदर इन्वेस्टिगेट करना है, जिस तरह अब ये मामला आया नोट देता है ना, आप चेक तो करेंगे ना। उसामा साहब मैं बताता हूं, फर्देबार कैसे रह जाएगा, नोट दे के वोट लेने का इंश्योर किस तरह करता है मैं समझाता हूं। वो कोड वर्ड बताता है हर बंदा कि जनाब जो मेरा वोट होगा ना
वो इतने बजे ये उसके पीछे छोटा निशान लगा होगा, कोई ऐसा आप बता देते हैं पहले, या उसको बता दिया जाए कि आपके वोट के ऊपर ये इंडिकेशन होनी चाहिए, वही इंडिकेशन जो और वहां अंदर घुसपैठिए बैठे होते हैं, ये क्यों नहीं किया जा रहा सारा? अपोजिशन क्यों शोर मचा रही है? मुझे ये सुन ले। ऑपोजिशन ये कह रही है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, हुकूमत को आइन में तरमीम का हक नहीं है, कोई आइन में तरमीम की तो बात है डॉक्टर साहब, इसमें है कोई 218(3) सुप्रीम कोर्ट ने कोई तरमीम करी है, हुकूमत ने तरमीम की है, वो उसको इंश्योर करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं लेटर एंड स्पिरिट, और इलेक्शन कमीशन पूछ रहे हैं। मरियम साहब ने कहा है नजरिया जरूरत ना लेकर आना, इसमें वो कह रहे हैं शाहिद खान वासी कह रहे हैं जी चोर दरवाजे से आइन में तरमीम का मुकम्मल मुखालफत करते हैं। साहब 218(3) जो है दबाव डाल रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट कुछ गलत कर देगी। नहीं 218(3) जो है डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं, आपको क्या लगता है बाबर साहब, क्या ये तौहीन अदालत या उस पर प्रेशराइज करना नहीं आता कि जी सुप्रीम कोर्ट को आप डिक्टेट कर रहे हैं कि जी नजरिया जरूरत ना लेना, हालांकि नजरिया जरूरत तो कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ उसी नजरिया जरूरत के तहत टाइम बाद उनकी एक्सेप्ट हो जाए, वो नजरिया जरूरत पार्टी उस यहाँ साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो नजरिया जरूरत ही था जब ज़िया साहब आए थे। मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट गई है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये वो उस आईनी जिम्मेदारी है कि वो जहाँ भी ये देखे कि यहाँ पर करप्शन का एलिमेंट है, यहाँ इस पे 2 नंबरी का एलिमेंट है, तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। सुप्रीम कोर्ट वही रास्ता ढूंढ रही है, अपनी आइन के अंदर रहते हुए अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अब जो बॉल है उन्होंने फेंकी हुई है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में कि भाई हमें इसका कोई तोड़ ढूंढ के लेके आओ, तुम बताओ कि तुम इसको कैसे रोक सकते हो। सही। अब ये इलेक्शन कमीशन ने बताना है, अब वो एक इंडिपेंडेंट और सबसे बड़ा अदालत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने 22 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने। सर ब्रेक का वक्त है, मुझे सिर्फ बता दें जो अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है, मरीम साहबा जो ट्वीट कर रही हैं, ये क्या है कि जी सुप्रीम कोर्ट नजरिया जरूरत पर ना जाए, एक फर्द वाहिद के लिए ये ना करें। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं पता कि आइन में क्या है और हमारी पोजीशन क्या है, हम किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नहीं जा सकते। जजेस को बिल्कुल पता है, और ना ही वो इनके किसी इस तरह के प्रेशर में आते हैं, वो अपना इंडिपेंडेंट फैसला करते हैं, इंडिपेंडेंटली उन्होंने चलना है। वो और वो जो क्यूरीज हैं, वो जो इलेक्शन कमीशन से पूछे वो बड़ी क्लियर है, उससे वो किसी के प्रेशर में नहीं आ रहे। वो एक शफाफ इलेक्शन करने के लिए एक बेहतरीन हल ढूंढने की कोशिश करें आईनी हदूद के अंदर रहते हुए। जो मैं अभी तक जो प्रोसीडिंग है मैं उसमें समझ मुझे भी यही लग रहा है। अब जो इशू है वो है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन को अब एक सोल्यूशन देना पड़ेगा। मैं उनके पास बेतहाशा इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहती है ये अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें, ये अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इस प्रैक्टिस को रुकवाएं। 218(3) को लेटर एंड स्पिरिट जो है इंप्लीमेंट करा दे मैकेनिज्म, और वो अरेंज सर 220 पढ़ ले उसामा साहब, 220 में बड़ा क्लियरली लिखा है कि सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास, पुलिस भी उनके पास आ जाती है, FIA भी उनके पास आ जाती है, तमाम रियासती इदारे, तमाम इदारे जो है वो उनकी मदद करने के लिए पाबंद है। और क्या चाहिए? तो इससे ज्यादा क्या इख्तियार चाहिए? इससे ज्यादा और यानी आपको पता ट्रांसफर पोस्ट इतना पावरफुल तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है जितना पावरफुल इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून ने बना दी है। अब और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये कह रही है कि जो आइन और कानून के तहत आपके इख्तियार हैं वो आप इंश्योर करें कि उसकी इंप्लीमेंटेशन। मुझे एक बात बताएं, बैलेटिंग की तरफ तो मुझे एक बात बताएं, असूली तौर पर जब ये वीडियो आई थी जी, इलेक्शन कमीशन को इसका स्लो मोटो नोटिस लेना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद नहीं लिया थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, और उसको ये फैसला करना चाहिए था, इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाता वो, और एक मिसाल बनाता कि पाकिस्तान में जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको कैसे रोका जाता है। और जो जवाब अब तक सुप्रीम कोर्ट में होते हैं सीक्रेट बैलेटिंग थी, हम उसको छेड़ ही नहीं सकते, किसने किसको वोट डाला हम ढूंढ ही नहीं सकते। वीडियो के बदले सुप्रीम कोर्ट को बाद में तो देख सकते हो भाई, वीडियो की फोरेंसिक करनी भी है या नहीं करनी, वो भी उन्होंने कहा अभी करनी है या नहीं करनी। ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे मरियम साहिबा क्या वाकई मुल्क से जा रही हैं और किस किस तरह से क्या क्या इनके खिलाफ केसेस होते रहे, किस तरह दबते रहे। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। फवाद चौधरी साहब ने यह कहा और ट्वीट की कि मरियम नवाज साहबा ने बैकडोर चैनल के जरिए राबता किया और मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं। इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया। अब मरियम साहबा इससे पहले कह चुकी हैं कि उनकी एक छोटी सी सर्जरी होनी है, लेकिन
अजीब बात यह है कि साथ ही उन्होंने जुमला बोला छोटी सी सर्जरी के साथ जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। अब एक छोटी सी सर्जरी और वो भी पाकिस्तान में नहीं हो सकती, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे मुल्क के लिए, इस वतन के लिए जहाँ 22 करोड़ लोग रहते हैं। 22 करोड़ लोगों को सेहत की सहूलियात चाहिए, लेकिन छोटी सी सर्जरी के लिए पाकिस्तान में कोई सहूलत मैसर नहीं है। ये एक अजीब बात है। बहरहाल इस पर शिबली फराज साहब वज़ीर इत्तलात हैं, वो कहते हैं जी हम कतई इजाज़त नहीं देंगे मरीम को मुल्क से बाहर जाने की। वो एक सर्जरी का जवाज़ बनाकर जाना चाहती हैं और समझ नहीं आती कि इनको ऐसी बीमारियाँ क्यों लाहक होती हैं जिनका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पाकिस्तान में इलाज नहीं हो पाता, और नवाज़ शरीफ साहब की भी मिसाल सामने है और भी सारे ख़ानदान की मिसालें सामने हैं। बाबर डोगर साहब, अब ये क्या होगा, चूँकि ये बातें हुकूमत इस तरह की और इससे बहुत ज़्यादा आगे के जुमले नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से भी बोले जाते थे कि कुछ नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये होगा वो, और फिर वो चले गए। इसीलिए मैं हंस रहा था आपकी बात सुन के और शिबली फराज की स्टेटमेंट सुन के, फवाद चौधरी की। यही फवाद चौधरी और जो थे वो ये कहते थे कि नवाज शरीफ जो है कभी ये बाहर नहीं जा सकेंगे, इनको कभी NRO नहीं दिया जाएगा। नवाज शरीफ तो क्या, शहबाज शरीफ भी उनके साथ बाहर चले गए थे, अगर आपको याद हो, दोनों भाई चले गए थे और वो ये था कि रोक सको तो रोक लो। तो फिर वही डिटो तारीख दोहराई जा रही है। फिर यही कहा जा रहा है कि जी वो बैकडोर जो है प्रेशर चैनल से जो है वो प्रेशर डलवाया जा रहा है। बैकडोर चैनल आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि जरदारी साहब ने तो इवन एश्योरेंस दिलवा दी है कि जी आप बेफिक्र रहें, मैं मरियम को बाहर भिजवा दूंगा, और मैंने NOCs का भी ले लिया। इसी जब जरदारी साहब की इस यकीन दहानी पर मरियम ने ये स्टेटमेंट दी थी कि जी मैं बाहर जाना चाह रही हूँ और मैंने सर्जरी करानी है, लेकिन मैं इस गवर्नमेंट से अप्लाई नहीं करूँगी। जो सर्जरी है, जो मेरी इतलात है वो ये है कि MM आलम रोड से वो अपनी स्किन की वो ट्रीटमेंट करवाती हैं, और वहाँ वो स्किन की ही सर्जरी रिक्वायर्ड है जो कि लंदन से वो करवाना चाह रही हैं। अच्छा, तो इसके पाकिस्तान में नहीं हो सकती? पाकिस्तान में हो सकती है, लेकिन लंदन में आपको पता, फिर लंदन है कीड़े मकोड़ों के लिए। तो सर लेकिन इससे शुक्को शुबात ये पैदा होंगे कि वो तो कह रही है कि हुकूमत गिरने वाली है, इनको जाना होगा, उसके बाद फिर उनकी बारी आनी है। तो ऐसे मौके पर वो क्यों जाएंगी जब उनको हुकूमत मिलने वाली है, हुकूमत उनकी आने वाली है और इमरान खान को टफ टाइम देना है। मुल्क से चली जाएंगी तो फिर बहुत से लोग और बातें करेंगे। अगरचे अभी तक तो हुकूमत यही कह रही है कि हम किसी सूरत नहीं जाने देंगे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मसला है जिससे जान को खतरा हो सकता है और वाकई वो पाकिस्तान में इलाज नहीं हो सकता, तो फिर हुकूमत बेबस होगी। अदालत मरियम दो तरह की ट्रीटमेंट करवा, एक तो ये है कि वो डाइट का वो एक है, उसके वाले से उन्होंने अपने स्टमक का ऑपरेट वो टांका लगवा लेते हैं, जिससे आपका स्टमक जो है वो एक साइज छोटा हो जाता है और आप एक हद से ज़्यादा आप खा नहीं पाते। और दूसरा जो है उनका स्किन का है, जिसकी उन्होंने सर्जरियाँ पहले भी करवाई हैं। और लेकिन मेरी इतलात ये है कि अभी भी वो लाहौर में MM आलम रोड पर एक बड़े डर्माटोलॉजिस्ट हैं जिनसे वो अपनी स्किन की ट्रीटमेंट करवाती हैं, दिखाती हैं, और उनकी सजेशन पर कुछ एक सर्जरी रिक्वायर्ड है स्किन की, जिसके लिए वो बाहर जाना चाह रही हैं। वो बताना नहीं चाह रही, वो यही कह रही कि छोटी सी सर्जरी है, लेकिन मेरी जो इतलात हैं वो यही हैं। अब इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब की भी बात हो चुकी है, और जरदारी साहब ने उनको यकीन दिलाया करवाई है कि आप बेफिक्र रहें, ये काम हो जाएगा। अच्छा, अब हुकूमत, जाहिर बात है हुकूमत तो यही कहेगी नहीं जाने देंगे, लेकिन अगर वो जाना चाहेंगी तो फिर वो चली जाएंगी। एतजाज साहब हमेशा कहते रहे कि ये सिस्टम के लाडले हैं। अब ये जो खलील साहब डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आए हैं, इनसे तो ये साबित होता है कि कैसा भी केस हो, फुल प्रूफ केस हो, जो कुछ हो चुका हो, सजाएं हो जाएं, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो, सारी दुनिया से जिन अदालतों को ये मानते हैं, लंदन की अदालतें, वहाँ से भी हो जाए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में कुछ नहीं हो पाता। कोई नहीं, केस बनेंगे, होगा। जिस तरह ये मिसाल ले लें कि मरीम साहबा के ऊपर इतने केसेस हैं, नवाज शरीफ पर केसेस हैं, लेकिन वो जी हम उसका पासपोर्ट नहीं रिन्यू करेंगे, ट्रैवल डॉक्यूमेंट करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, वो बाहर बैठे हुए हैं। जब तक सिस्टम में कुछ चेंज नहीं आ जाएगा, उनके लिए सहूलतें नहीं आनी हो जाएंगी, वो नहीं आएंगे। देखें, हालात ऐसे हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब के वाले से भी इमरान खान साहब ने आपको पता है कहा कि नहीं जाने देंगे, हुकूमत ने कहा, लेकिन अल्टीमेटली इमरान खान साहब ने कहा रहम दिली के तहत मैंने जो उनको भेज दिया, और बाद में मुझे पता हुआ, हालांकि सब कुछ पता था। अभी मरियम साहबा के वाले से भी यही चलेगी गेम, मरियम साहबा के वाले से भी यही गेम चलेगी। हुकूमत आखिरी वक्त तक यही कहते रहेगी जनाब हम नहीं जाने सर। उसमें देखिए रिपोर्ट्स भी आई थी, उसमें अदालत में भी मामला गया था, और तो बात अब यही है ना, मामला आप समझ जाएं। और जरदारी साहब ने अगर गारंटी दे दी है तो मरियम साहबा का जाना ठहर गया, अगर वो जाना चाहें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल को हमें झूठा कर दें, क्योंकि वो प्रोग्राम देखता है बंदा, तो कोशिश बात दफ़ा 4 दिन डिले हो जाए। बहरहाल मरियम साहबा ने जाना है और जरदारी साहब ने गारंटी दी है, बावजूद है कि जरदारी साहब ने जिस बेस पे गारंटी दी है उसकी वायलेशन थोड़ी थोड़ी हो रही है, क्योंकि वो इसलिए एक्साइटमेंट है या एक्साइटेड हैं
या जानबूझ के कर रही है, प्रेशर मेंटेन कर रही है खरल लोगों साहब। को ये अच्छा, लगे इदारों के खिलाफ मैं बोल किसी से रही भीख नहीं मांग रही, जरदारी साहब मैं ने किसी से भीख ये नहीं मांग गारंटी दी थी कि वो नहीं बोलेंगी, लेकिन वो जान के वो प्रेशर मेंटेन कर रही हैं अपने तौर अच्छा, अब पर। मामला क्या है, साजिश क्या हो रही, जो मैं डॉक्यूमेंट किया आपने बात, जी 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 प्लीज। साजिश ये है कि इस वक्त लड़ाई क्या हो रही। आज जिस तरह डॉक्टर साहब अगर देखा जाए कि शहबाज शरीफ साहब से वो जेल में मेरा ख्याल साइन शुन जो करवाने का मसला था, वो सिर्फ उनको पहले भी साइन शहबाज शरीफ साहब कर सकते थे जो नामजदगी के वाले सेनेट के लिए नामजदगी। अच्छा, अब मामला यह है कि मरियम साहब डिफेक्टिव प्रेसिडेंट अपने आप को शो कर रही थी, वालिद साहब उनके कायद हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने दानिस्ता उनको बताई है उनकी औकात। मैं तो इसको यही तर्जमा नहीं करूंगा। सर, नहीं पार्टी उनके साथ तो पार्टी चाहिए। हेड तो वही पार्टी है ना। प्रेसिडेंट जो है सदर तो वही वही है, टिकट साइन तो देता वही है, करेगा। लेकिन डिसाइड तो वही करेंगे। मरियम साहबा के खुशफहमी का शिकार हो गई थी कि कहीं डिसाइड भी डिसीजन भी उन्होंने लेने हैं। शहबाज शरीफ ने बताया कि नहीं, डिसीजन वही होगा जो मेरे सिग्नेचर होंगे, वही उम्मीदवार होगा। आज उन्होंने उसको प्रिवेल कराया। मरियम साहबा ने जो लारे लपेट साइन नहीं कर रहे ना, अपने को लोग साइन नहीं होते, बहुत सारे कैंडिडेट से इधर उधर बातें हुई थी। अच्छा, अगली बात, अब शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा ने या उनके भतीजों ने हमेशा इस्तेमाल किया है। शहबाज शरीफ साहब हमेशा खुशी से इस्तेमाल हुए हैं, और हमेशा मैं कहता हूँ वालिद को और बड़े भाई और कायद ही हमेशा और हाथ बांध के ऐसे शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के सामने खड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दिया जब उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। ये डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं बताऊंगा। सर ब्रेक हो जाएगी। अच्छा, अब मामला क्या है, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी जब ज्यादती ये करेंगे, जब मौका प्राइम मिनिस्टर बनने का उनकी बजाय किसी और को बना दें, जब पार्टी सदारत का हो तो वालदा कपड़ा भी फेंके पाँव पे रखे जाके फिर ना बनाए, घर से प्रेशर चले। अब आ गया मामला शहबाज शरीफ साहब रिसेंटली, नाज़रीन आपके लिए बड़ी धमाका की खबर है, शहबाज शरीफ साहब ने दानिस्ता अब ये चाल खेल लिया ताकि मुझे बरीयत अगर हो तो इनकी कन्विक्शन में कुछ ठप्पा जो है ना कमी ना रह जाए। यानी नवाज शरीफ साहब, हुसैन नवाज, हसन नवाज और मरियम साहिबा, इनको सजा से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। कैसे कैसे? ऐसे जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा साहब अदालत में कि जनाब डेली मेल के अंदर जो मवाद छपा, जो मेरे करप्शन के केसेस यहाँ पे चल रहे हैं, और नैब ने जो वहाँ पे मेरे या शरीफ फैमिली के बारे में जो वहाँ पे दी हैं चीज़ें, या उसके वॉल्यूम 58 चले गए, वहाँ पे उन्होंने कहा जी समात में मुझे फ़ायदा हो रहा है, मेरे हक में जा रही हैं, ये वहाँ से मुकर गए हैं। लिहाजा जस्टिस जवादुल हसन साहब जो साहब अदालत के जज हैं, उन्होंने कहा कि वाकई अगर ये बात आप कह रहे हैं कि आपके हक में फैसला लंदन अदालत का आ रहा है, वो फैसले की कॉपी साथ लगाएं और बरीयत की दरखास्त दें तो हम उसको सुन लेंगे क्या गैर मुल्की या लंदन की अदालत का यहाँ फैसला एप्लीकेबल है भी या नहीं। जी जी, ये दानिस्ता शहबाज शरीफ साहब कार्ड क्यों खेला है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने, मरियम साहबा ने, हसन और हुसैन नवाज ने स्टांस ये लिया पनामा जेएटी के दौरान सुप्रीम कोर्ट में और नैब के सामने डॉक्टर साहब कि हमने ये पार्क लैंड के जो फ्लैट्स हैं ये लिए हैं 2006 में कतरियों से। जी, शहबाज शरीफ ने इतने बेवकूफ़ नहीं है जितने समझते हैं। ये नाज़रीन ज़रा गौर से देखें, ये लंदन हाई कोर्ट का ही ये फैसला है, क्वींस बेंच का। जी जी, ये दिखाएं जरा पूरा 5 नवंबर का 2 पेजेस का फैसला दिखाएं जरा, लंदन हाई कोर्ट क्वींस बेंच का डिवीजन का। ये तो है ना जो उन्होंने ये पहले देता है, ये है उसामा साहब, उसके अंदर इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ हैवी अमाउंट बाय मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ एंड हिज फैमिली मेंबर्स फॉर द फॉलोइंग यूनिट्स ओन्ड बाय देम। ये 19 इंडस्ट्रियल यूनिट है, ये दिखा रहे हैं। इसके ऊपर जो 6 अरब से ज़्यादा नवाज शरीफ साहब ने एज ए वज़ीर आज़म मुख्तलिफ इदारे जो सरकारी जो इदारे हैं, हमारे बैंक हैं या जिस तरह मुख्तलिफ कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनसे ये लिया पैसा फेक कोलैटरल। 614 करोड़। हाँ जी, 614 6 अरब। हाँ जी, उस वक्त की बात 90 की दहाई की बात कर रहा हूँ। अब आ गया 5 नवंबर का फैसला, ये भी दिखाएं जी जरा, 2 पेजेस हैं, 2 पेजेस हैं, ये दिखाएं जरा। इसके अंदर कौन है जी? हुदैबिया पेपर जी, हुदैबिया पेपर मिल लिमिटेड और मियां मोहम्मद शरीफ दादा पोता, जो कहते हैं दादे ने पोतों को ये फ्लैट दिए, उन फ्लैट पे मैं आ रहा हूँ। ये 99 की बात है, 2016 की 6 की नहीं। फिर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद शरीफ और उसके साथ डिफेंडेंट नंबर 2 है शहबाज शरीफ और मियां अब्बास शरीफ मरहूम को हर जगह रखते। 5 नवंबर 1999 का जो फैसला है जी। इसके बाद ये एक और फैसला है, ये है 12 मार्च 1999 का, ये भी लंदन हाई कोर्ट क्वींस बेंच का फैसला है, जो शहबाज शरीफ जान के ये प्रेसिडेंट बनाना चाह रहे हैं। अब मामला क्या है, उसके अंदर हुआ क्या? 99 के अंदर नाजरीन, 99 के अंदर अल तौफीक कंपनी ने इनको प्लेज करवाया, किसको? पार्क लेन के फ्लैट को 17 जो 16 116 117
ये फार्क लेन के फ्लैट्स हैं, अच्छा, इनके अगेंस्ट पैसे दिए गए और ये कह रहे हैं चुराने का भी जिक्र है। इस पर और थोड़ी सी बात कर लेंगे, फिर IMF पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक से पहले जैसे बात हो रही थी हुदैबिया पेपर मिल की, अल-तौफीक सारा मामला और लंदन की अदालत का फैसला जिसको शरीफ खानदान मानता है। जी असद खरल साहब, तो ये फिर सारा उसमें साबित होता है कि ये फ्लैट्स जिसको ये डिनाई करते रहे और कहा जी कतरियों के हैं, ये पनामा लीक सारा जिसमें सामने आया और कि जी वो भाई के हैं कि मरियम को दिए हुए थे, ट्रस्टी थी वो और फिर कैलिब्री फॉन्ट, तो उसमें तो साबित होता है कि इन्होंने ये रखवाए हुए थे, उसको क्या कहेंगे, गिरवी रखवाए हुए थे उसके अगेंस्ट और फिर छुड़वाए, वो पैसे दिए और ये फ्लैट्स फिर वापस लिए। हुआ ऐसे था नाज़रीन के लिए कि बेसिकली अल-तौफीक जो है कंपनी, हुदैबिया पेपर मिल जो है ऑन्ड बाय मियां नवाज शरीफ फैमिली। अब इन्होंने एक लीजिंग जो कॉन्ट्रैक्ट किया किससे, मैसर अल-तौफीक कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर द, ये जो हमारे पाकिस्तान इजलैंड थी उसमें बाहर के अंदर रजिस्टर्ड थी 15 फरवरी 1995 का फॉर लीज ऑफ पेपर जो मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी के लिए, वो काजी फैमिली वाले जो सारे अकाउंट इस्तेमाल हुए हुदैबिया इंजीनियरिंग और हुदैबिया पेपर, इसके अंदर इन्होंने सारे जो पैसे लिए इनसे वो इसको मशीनरी की इंपोर्ट के लिए, ठीक, इस तो इन्होंने उन जब ये पैसे डिफॉल्ट कर गए और ये क्या है, स्टोलन मनी जो स्टोल की इन्होंने उस वक्त अपना इन्फ्लुएंस एज ए पब्लिक ऑफिस होल्डर, टोटल है 32 मिलियन और जो बनती है 2.99 मिलियन टेक अवे बाय शरीफ फैमिली फ्रॉम पाकिस्तान, ये जो इन्होंने लूटी पब्लिक ऑफिस होल्डर। अच्छा, अब ये तीन जो जामन है जिसमें शहबाज शरीफ साहब थे जो रिस्पोंडेंट, जो डिफेंडेंट 2 है रिस्पोंडेंट, और इसके बाद शहबाज शरीफ साहब है हुदैबिया पेपर मिल का केस टाइटल लंदन क्वींस का 5 नवंबर का जो फैसला है, और इसके अंदर पहला है हुदैबिया पेपर, सेकंड है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, थर्ड में है मियां मोहम्मद शरीफ और चौथे हैं मियां मोहम्मद अब्बास शरीफ। अब दादा पोता की कहानी जो नवाज शरीफ साहब सुनाते हैं ना कि दादे ने पोतों को दिए, क्योंकि शहबाज शरीफ तो सतेले उनके बेटे होंगे और जो हमजा है और सलमान है वो भी सतेले होंगे, पैसे दे रहा है शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ मरूम जो इंतहाई नेक सीरत और मैं जानता हूं उनको पर्सनली, इंतहाई परहेजगार और जो बंदे हैं मुझे पता है उनको, और दादा ने अगर देने सबको देने थे। शहबाज शरीफ साहब बकायदा अल-तौफीक को जब पैसे नहीं दिए और ये मनी लॉन्ड्रिंग की, इस पैसे को लूट के और काजी फैमिली का इस्तेमाल किया, और ये बहुत केस है उसामा साहब एक और पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने इसके अंदर 15 मिलियन की नेशनल बैंक से जो लूटे थे, जो मैंने पूरी यूनिट के वाले से बताया, रिकवरी की है FIA के अफसरों ने, मैं जानता हूं, और उस वक्त मेडिकल सर्टिफिकेट का बैंक ने कहा कि हमें पैसे मिल गए और ये बाद में मैच फिक्सिंग करा ली। पहली दफा डाके का पैसा रिकवर भी शहबाज शरीफ ने कराया। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने आप कर रहे हैं, मार्च 1999 के जो फैसला हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस क्वींस बेंच डिवीजन ने फैसला सुनाया जिसके तहत ये हुक्म दिया गया कि मोहम्मद शहबाज शरीफ को अमेरिकी डॉलर अदा करने के लिए लीजिंग कंपनी को सारा अमाउंट है वो देने के वाले से कहा गया, ये पूरा पैसा दिया गया फ्लैट्स हैं, और तब ये फ्लैट जो कौन से फ्लैट है, वही पार्क लेन के 17 नंबर 117 और 17A, और वही NGL जो है 322976, और इसके बाद NGL प्रॉपर्टी जो है वो ये केस भी पाकिस्तान की अदालत का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए तो फिर पता चल जाए। अच्छा सर, IMF पर आते हैं। बाबर डोगर साहब, IMF से अब दोबारा मामला तय पा गए हैं और फिर $50 करोड़ के लिए किस्त है वो पाकिस्तान को मिल जाएगी, और इससे आप देखें कि स्टॉक एक्सचेंज में भी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, आलमी इदारों का भी कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। इन बुनियादी बात यह IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कर्जा दे रहा है और वो देख रहा है कि क्या आप कर्जा वापस कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, उसकी कुछ शराइत होती हैं, उसके मुताबिक आपने देखा बिजली की कीमतें बढ़ाई गई कि आप जो है अपना कर्जा कम करेंगे और इतनी आप अपनी मईशत के को इस तरह से चलाएं कि आप ये कर्जा वापस कर सकते हैं, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी आएगा। अब आप इस पर खुश हैं या आपको लगता है कि ये अब आवाम आदमी के लिए मज़ीद मुश्किलात आएंगी इससे? उसामा साहब, IMF जो कर्जा देगी उसमें से मैं देख रहा था 405 मिलियन जो है शायद वो तो सीधा 403 अरब रुपया तो सीधा IPP को भी जा रहा है जी, और टैक्सेशन सिस्टम आपका इंतहाई पुअर है, टारगेट आप मीट नहीं कर रहे, आप लोकल बैंकों से कर्जे ले रहे हैं उसके लिए। उसके बाद IMF जो है 50 करोड़ की मंजूरी जो होगी अभी उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने देनी है, वो अगर आपको मिलते हैं
तो उसमें आपने जो कर्जे हैं वो वापस भी करने हैं IMF को। ज़्यादा तो पैसे इसीलिए जा रहे हैं, वापस ही वापस चले जाएंगे, फिर ये IPPs को चले जाएंगे। मुझे ये नहीं समझ आ रही, बाकी जो सैलरीज में चले जाएंगे तो एक आम आदमी के लिए, एक आम आप जैसे मेरे जैसे बंदे के लिए, एक लोअर मिडिल क्लास के बंदे के लिए गवर्नमेंट के पास क्या बचेगा। बिजली IMF की जो कंडीशंस है वो इंतहाई सख्त है। बिजली गवर्नमेंट सस्ती नहीं कर पाएगी, पेट्रोल सस्ता नहीं कर पाएगी, गैस सस्ती नहीं कर पाएगी। वो कह रहे कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को कम करो, सब्सिडीज़ को ख़त्म करो। वो सबसे पहले तवानाई के शोबे में जो सब्सिडी दी जा रही है उसको ख़त्म किया जाए, और बाकी शोबों में जो सब्सिडी दी जा रही हैं वो ख़त्म की जाए, ताकि गवर्नमेंट पे जो इजाफी बर्डन है वो कम हो। ये उसकी टफ़ कंडीशन है जिसको आपने मीट करना है, मिलना है। तो ठीक है, गवर्नमेंट फ़िलहाल तो जो एक इकनॉमिक बहरान पैदा हो सकता है उससे निकल जाएगी, लेकिन आम आदमी के लिए मुझे इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। पैसा आएगा, इधर से आएगा, उधर से कुछ बाहर चला जाएगा, कुछ IPPs को चला जाएगा, बाकी जो है वो सैलरीज में चला जाएगा। तो डेवलपमेंट के लिए क्या, कहाँ से पैसा आएगा। डेवलपमेंट आप सब्सिडीज़ को तो चले ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनकम टैक्स के सिस्टम को रिमूव बेहतर बनाने के लिए क्या कर रही है। बेतहाशा जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या दूसरी इंडस्ट्रीज हैं जिनको आप बेतहाशा सब्सिडीज़ दे रहे हैं, वो IMF भी उसको देख रहा है। मेरा मतलब आप बड़े बड़े सनतकारों को जो पहले इस अरबों खरबों रुपया खा गए इस कौम का, उनको तो आप इंडस्ट्री के नाम पे अरबों रुपया दे रहे हैं और उनको सब्सिडीज़ भी दे रहे हैं, जबकि एक आम गरीब आदमी जो है उसके लिए सिर्फ बिजली महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, गंदम महंगी, हर चीज़ में महंगाई वो रह गई है। तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, बैलेंस रह के चलना पड़ेगा। जब तक एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता, उसके IMF की किस्त अब आई है या नहीं आई, आम आदमी को इससे क्या इससे मिलेगा। मुल्क भी तो चलाना है। वैसे मैं बताऊं, आम आदमी के लिए सर पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई गई, वो तकरीबन 37 रुपये हर लीटर पर टैक्स था, वो अब तकरीबन 34 रुपये कर दिया गया है। वो 3 रुपये टैक्स और कम करके उसको एडजस्ट किया गया और पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। बहरहाल ये IMF से अब एग्रीमेंट ये हुआ है, 3 रुपये 90 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। आम आदमी के ऊपर इजाफा किया गया ना, यानी आम आदमी को तो IMF ये कह रहा है कि मजीद उसको, वो कह रहे हैं आपने पैसे में वापस करने हैं, कर्ज है, कर्ज ऐसा आपने वापस कहां से करेंगे। अगर आप वही जो नुकसान है, मज्जा नहीं पैना होती है, पंजाबी जो मिसाल मज्जा नहीं पैना होती है। अब कराची या कुछ जो उर्दू स्पीकिंग है उनके लिए मसला होता है कि भैंसे जो है भैंस की बहन होती है। मामला ये है कि IMF जो है ना ताकतवर माफिया है, आलमी एक माफिया है, और जिस तरह सनतकार और IPPs है वो भी एक माफिया है। तो माफिया की सपोर्ट करेगा और जो गरीब आवाम है उसकी तो चमड़ी उतारेगा। अब ये कौन सी शरायत है IMF की कि कहता है आम आदमी जो 22 करोड़ आवाम है उसके ऊपर तो मजीद बोझ लाद रहा है 3 रुपये 90 पैसे फी यूनिट इजाफे का, और कारपोरेट सेक्टर का इनकम टैक्स से इस्तेसना जो है वो सिर्फ वो बहुत माइनर है ना, खत्म करके 150 से 200 अरब जमा करने के वादे, ये वादा है और वो इम्प्लीमेंट हो गया है। और ये 150 अरब तो रिफंड उल्टा ले रहे हैं। ये आसान है ना। अच्छा अब क्या है, आप ये सुन बोझ लादना सबसे आसान। अच्छा अब हो गया, आगे सुन लें। ये जो 6 अरब डॉलर उसने बात की है ना अभी, जिसकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मजदूरी देनी है, उसमें अगर मजदूर दे देगा तो 50 करोड़ डॉलर की किस्त में मिलनी है अगर मजदूरी वो देगा। और उसके ऊपर आम आदमी के ऊपर जो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म कहते थे कि जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत ने इतने हज़ार अरब जो है कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा दिया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में इस स्पीड से जो आपने कर्जे लिए हैं मौजूदा हुकूमत ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने, जितने कॉमर्स के अंदर इतने ज्यादा कर्जे दोनों हुकूमतों के तमाम अदवार पिछले कर्जे उतारने पर ही गई है सर। मेरा सवाल ये सवाल है, आप IPPs को 300-400 अरब दे रहे हैं, फंड क्या दे रहे हैं, 400 क्या डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, गंजी नहाएगी क्या, उसामा साहब यही डॉक्टर साहब अब मुझे ये बताएं, आप 50 करोड़ अभी डॉलर आपको मिलना है और आपके नाक से लकीरें निकलवा लें। वो कह रहे हैं कि आवाम की जो बिजली है वो महंगी करो, गैस महंगी करो, और सब्सिडी उनको IPP की जो लुटेरे हैं, जो चोर हैं, जो ओवरनाइसिंग करते हैं, जिनके ऊपर रिपोर्ट मौजूद है, नैब और FI की केसेस मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मौजूद है, जो माफिया हैं उनके बारे में तो वो नहीं कहते कि सब्सिडी कम करो। आम आदमी के ऊपर तो बहुत गिराने की बात करते हैं, सॉवरेन गारंटी के साथ वो तो बड़ी मुश्किल से हुकूमत भी खुश है। सॉवरेन ये नहीं कहती कि लाइन ऑफ करो, LNG जो बाहर से महंगी खरीद रही है उसको रिवाइज करो। टाइम खत्म हो गया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।